नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बैंकिंग की बात का ये 11वां एपिसोड है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, जिसमें हम चर्चा करेंगे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के मिनिमम बैलेंस को बढ़ाने के लेकर, रिजर्व बैंक के कुछ जो उन्होंने एआई को लेके अपने कमेंट्स दिए हैं उस पर बात करेंगे, और कर्मचारियों के दृष्टि से सीएलसी आईबीए की मीटिंग रही इस सप्ताह, और बैंकों में घटता स्टाफ और बढ़ती ठेकेदारी, और अंत में रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों को मिलने वाला है एक बड़ा तोहफा। कुछ ही घंटों में आपका जो क्लियरिंग चेक है वो हो जाएगा क्लियर। तो इसी 5 विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आईसीआई बैंक ने अपने बैंक में नए खाता खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस को 50,000 रुपये मिनिमम कर दिया। आईसीआई बैंक को लगा कि भाई ये एक लो कॉस्ट डिपॉजिट है और हम एक क्लास बैंकिंग करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे, और उन्होंने अपने चार्जेस भी बढ़ा दिए। अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो एटीएम को यूज़ करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए, चाहे ब्रांच में जाए, यानी उनका सोच था कि कम से कम लोग जो है बैंक में आएँ और हम अपनी एक क्लास बैंकिंग करें। उसी को देखते हुए एचडीएफसी बैंक ने भी अपना जो मिनिमम बैलेंस था वो 25,000 कर दिया 10,000 से। लेकिन इन दोनों बैंकों के कारण जनता का जो आक्रोश था सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर, तो इन दोनों बैंकों को अपने जो निर्णय था उसको यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन आप इन बैंकों की सोच देखिए कि ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने की बात करते हैं। अब अगर सरकार की योजनाओं की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। अगर देखा जाए कि 56 करोड़ खाते, जनधन खाते जो है बैंकों ने खोले, तो उसमें ये सारे प्राइवेट बैंक जो है, ये 9 प्राइवेट बैंक जो है, न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, कुल मिलाकर 2.25 करोड़ का इनका उसमें शेयर है। यानी आप सिर्फ कमाई करना चाहते हैं जनता से और देश की आर्थिक प्रगति में आपका योगदान ना के बराबर होता है। सिर्फ आपको एक क्लास बैंकिंग को सर्व करना चाहते हो, आम जनता को नहीं चाहते कि आपके बैंक में घुसे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि रिजर्व बैंक ने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि बैंक क्या अपना बैलेंस, मिनिमम बैलेंस डिसाइड करते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन एक अच्छा रहा कि दबाव के कारण दोनों बैंकों ने, नहीं तो बाकी प्राइवेट बैंक भी मिनिमम बैलेंस को बढ़ा देते। लेकिन हाँ, जनता भी अगर इस प्रकार से ये डिसीजन लेती तो वो पब्लिक सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो सकते थे, ये खतरा भी उनको नजर आया। अभी रिजर्व बैंक ने एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर टिप्पणी की है और बैंकों को कहा है कि जब एआई का युग है और बहुत सारे काम एआई के थ्रू हो रहे हैं, तो बैंकों को भी इसको अपना इस्तेमाल में ज़्यादा लाना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ग्राहकों की जो उनका क्या सोच है, वो किस प्रकार की सर्विस चाहते हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस बारे में बैंक जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ध्यान दें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।
अब ये ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है बैंकों में अगर होता है तो उसका क्या असर होगा, हमें पहले पता है कि कंप्यूटर बैंकों में आने के कारण किस प्रकार से जो रिक्रूटमेंट है वो ना के बराबर हो गई है। तो जहाँ तक पॉलिसी बनाने के लिए, एफिशिएंसी के लिए या कस्टमर के बिहेवियर को जानने के लिए यानी स्टडी के लिए अगर एआई को अपनाया जाता है तो मुझे लगता है वो बैंकिंग के आज के समय के हिसाब से एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन अगर वो मैन पावर को रिप्लेस करेगा तो मुश्किल हो सकती है। वहीं सरकार ने पार्लियामेंट में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अभी जो बैंकों में लगभग 35,000 पद जो हैं वो खाली हैं, ऑफिसर हों, क्लर्क हों, सब स्टाफ तो लगभग ख़त्म हो गया है, आर्म गार्ड ख़त्म हो गया है, लेकिन 35,000 के करीब है। लेकिन हर साल लोग रिटायर हो रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उतना ही भर्ती उस रेशो में नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ आज अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर में 1 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, चाहे वो फोर्थ क्लास में हो, गार्ड हो या बहुत और सर्विसेज हो। यानी अगर 7 से 8 लाख टोटल अगर स्ट्रेंथ है तो 1 लाख आउटसोर्स भी है। और उसमें सबसे जो ज़्यादा योगदान है वो स्टेट बैंक का, लगभग 65,000 आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं। अब बैंक इन आउटसोर्स एम्प्लॉइज से काम तो परमानेंट एम्प्लॉइज जैसा लेते हैं, लेकिन जो सैलरी है, बेनिफिट्स हैं, वो उनको नहीं मिलते। और बैंकों में समझौता जो होता है उस समझौते के आधार पर भी आप परमानेंट सर्विसेज को इस प्रकार से आउटसोर्स नहीं कर सकते। लेकिन यूनियनों की नाकामी कहें या उनका घटता दखल कहें, ये होता हुआ दिख रहा है। अब यूनियन की ही बात करें तो यूनियन की मार्च में 2 दिन की हड़ताल थी, उसके बाद हड़ताल वापस हो गई, कंसिलिएशन की मीटिंग हुई, ये तय हुआ कि भाई मुद्दों पर आईबीए बात करेगा। आईबीए से बात हुई लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। फिर वो कंसिलेशन की अगली डेट थी, फिर आईबीए की मीटिंग हुई और अभी फिर आईबीए ने कंसिलेशन की मीटिंग 11 तारीख को होने वाली थी, उससे पहले यूनियंस को बुलाया 10 तारीख को कि कुछ बात पे हो सकता है सहमति बन जाए और कंसिलेशन की प्रक्रिया को समाप्त करके उसको आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन ना तो आईबीए की मीटिंग के साथ और ना ही कंसिलेशन में कोई भी निर्णय हो सका, ना पीएलआई पे, ना 5 डे पे, ना बैंकों के स्टाफ की सिक्योरिटी पे। यानी मामला नील बटा नील फिर होता हुआ दिखा। अगली कंसिलेशन होगी, अगली आईबीए मीटिंग होगी, लेकिन सभी विषय जो है वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए दिखते हैं। अभी तक बैंकों में जो लोग हम चेक जमा करवाते हैं, उसका जो क्लियरिंग का सिस्टम है उसको चेक ट्रंकेशन सिस्टम कहते हैं, आरबीआई उसको मैनेज करता है। वो अगर आज आपने चेक जमा करवाया और अभी क्लियरिंग के लिए चेक नहीं गए और आज ही आपका क्लियरिंग में चला गया तो लगभग अगले दिन आपका क्रेडिट हो जाता है, नहीं तो उससे तीसरे दिन आपको उसका पैसा जो है मिल जाता है। लेकिन अभी रिजर्व बैंक उसको और फास्ट करने वाली है और 2 चरणों में करेगी। 4 अक्टूबर से जब आप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो भी चेक बैंक में जमा हो जाएंगे वो कंटिन्यूस बेसिस पे क्लियरिंग ट्रंकेशन में जाते रहेंगे और शाम को 7 बजे तक आपका जो पैसा है वो क्लियर हो जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा। यानी सेम डे आपको आपका जो चेक है उसका
इनकैशमेंट होकर आपके खाते में आ जाएगा। और जनवरी से और फास्ट कर देंगे, विद इन 3 आवर, यानी 10 से 11 बजे तक आपने कोई चेक जमा करवा दिया सुबह, तो 2 बजे तक आपके खाते में क्रेडिट आ जाएगा। यानी बैंकों के ग्राहकों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक ये प्रयास आरबीआई का जो है उसके कारण से होगा। यानी आपका कैश जो है उसका फ्लो बढ़ जाएगा। कई बार कंपनीज या लोगों को चेक जो है सुबह मिलते हैं या रात को मिलते हैं, तो वो अगले दिन बैंक में जमा कराते हैं, तो उसी दिन उनको क्रेडिट मिल जाएगा, तो उनके पास फंड्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और बैंकों के पास भी वो फंड्स जो है अगर वो नहीं निकालते तो वो कैश के रूप में फंड्स जो हैं खाते में जमा रहेंगे। तो आज इतना ही। अगले सप्ताह अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे उत्साह मिलता रहे। धन्यवाद।